वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। दिस इज़ ओपल अक्टूबर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स जो है उसकी सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज़ क्लास नंबर 8। और इस क्लास के अंदर हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर से ही है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, यानी ये समय की उतनी अवधि है कि जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करके ही इंक्रीज कर सकते हो। यानी आप फिक्स फैक्टर जो है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, केवल वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज कर सकते हो। यानी टेक्नोलॉजी हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होने का हम लोग अनुमान नहीं लगाते कि एकदम से रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो बोलता है इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल्स, यानी कि हम मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी कोई भी चेंज नहीं करेगी आउटपुट को डिटर्मिनेट होने में। जैसे एक मशीन है, मशीन ए, और वो मशीन जो है 1 घंटे में 1000 यूनिट बनाती है। अब मशीन जो है मशीन डैश जो है एक नई मशीन आ गई नई टेक्नोलॉजी के साथ, वही मशीन 1 घंटे में अब 2000 यूनिट बनाती है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, देयर इज़ नो डाउट। पर शॉर्ट टर्म ये इतना समय की वो अवधि है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी में चेंजेस होना ना के समान एज्यूम करके चला जाता है। तो आउटपुट इज़ डिटर्मिनेट एक्सक्लूसिवली। अब हम कहने का मतलब है कि आउटपुट किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आउटपुट डिपेंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। यानी देश के अंदर जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इसको कंसिडर नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो कम एम्प्लॉय से भी ज़्यादा काम कराया जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो लीड्स करेगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट और वाइस वर्सा। या यूँ भी कह सकते हो जितनी ज़्यादा आउटपुट होगी उतना ही ज़्यादा देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब बराबर होती है तो उसको हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं, जैसे कि बताई रखा है। आपको पता है कि y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो y का ग्राफ भी ऐसी बनता है और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ भी ऐसा बनता है। तो इसलिए इन दोनों को इक्वल माना जा सकता है। और एग्रीगेट डिमांड का क्या इक्वेशन होती है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती तो एग्रीगेट डिमांड भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी ऊपर की तरफ से बनाया गया है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो वहाँ मेरा जो है संतुलन बिंदु यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल कर आएगा। अब इस इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए वी हैव 2 बेसिक अप्रोचेस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, यानी कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और वहाँ पे हमारी जो आउटपुट है एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर हो जाती है। और कहता है कि जहाँ इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। अब पर इससे रिलेटेड कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी किसी चीज़ की जो उपलब्धता है यानी कि जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है लेकिन उसके मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है। तो क्या कहते हैं इसको? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी एक्सीड देयर डिमांड, यानी डिमांड से भी ज़्यादा सप्लाई है। सम गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, या इसका कारण हो सकता है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है। अगर आपने 100 यूनिट बना ली, 100 तो खरीदने वाले लोग ही नहीं उस यूनिट को, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अनसोल्ड रह जाएंगी। और कहते हैं कि इंक्रीज इन, तो ये सिनेरियो क्या क्रिएट करेगा? ये इंक्रीज करेगा अनडिजायर अनप्लान इन्वेंट्री को, यानी हमने प्लान नहीं करा था कि ये इन्वेंट्री बिकेगी नहीं और ये अनडिजायर आउटपुट है। इस आउटपुट को कोई भी डिज़ायर नहीं कर रहा, इस आउटपुट को कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा। तो अगर मैंने इकोनॉमी में 100 यूनिट बनाई लेकिन उसको खरीदने वाले जो लोग हैं वो केवल 80 हैं, तो ये जो 20 यूनिट जो बिकी जो अनसोल्ड रह गई दैट इज़ कॉल्ड अनडिजायर्ड और अनप्लान इन्वेंट्री। इन द सेम वे एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, यानी किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से भी अवेलेबिलिटी से भी ज़्यादा है। लोग किसी चीज़ को 1000 यूनिट खरीदना चाहते हैं पर मार्केट में 500 अवेलेबल है। तो ये जो 500 यूनिट की शॉर्टेज है इसको हम बोलते हैं अनडिज़ायर इन्वेंट्री। ये भी अनडिज़ायर और ये भी अनप्लान्ड है क्योंकि हमने ऐसा प्लान नहीं करा था। तो ये क्या करता है? डिक्रीज़ करता है अनडिज़ायर और अनप्लान इन्वेंट्री में और ये इंक्रीज़ करता है अनडिज़ायर और अनप्लान इन्वेंट्री में। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए।
और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशन पता होना चाहिए। अब हम लोगों को एक चीज़ और पढ़नी है कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम तो हमें पता चल गया कि हाँ, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जहाँ बराबर होती हैं वहाँ इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दूँ, अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगा दूँ, मान लीजिए प्रोडक्शन पे पहले मैं 1 लाख रुपए लगा के कुछ यूनिट्स बना रहा था, लेट से 1000 यूनिट बना रहा था, अब मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख कर दी, तो जाहिर सी बात है मेरी आउटपुट भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट में भी मान लीजिए इजाफा हो जाएगा 1500। तो ये जो चेंज आया तो इससे इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है। कहते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसके अंदर कुछ चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि इन दोनों का ही सम है एग्रीगेट डिमांड। तो इस ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिखाई है और यहाँ पे जो है हमारे पास इनकम है। तो ये मेरी इनकम है और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है कर्व जा रहा है। ठीक है जी, ये मेरा कर्व जा रहा है और ये टोटल है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर इसके अंदर इन्हीं दोनों के अंदर मैं कुछ एग्रीगेट चेंज कर दूं इन्वेस्टमेंट का, यानी कि डेल्टा आई लगा दूं, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दूं, तो होगा क्या कि जो मेरी डिमांड का कर्व है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की साइड। तो यहाँ से मेरा जो डिमांड है इधर से इधर शिफ्ट होगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि मेरी इनकम, जैसे मैंने इनकम इंक्रीज़ करी और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करी तो मेरी एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी खिसक गया, यानी कि शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको बतानी थी कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहीं से निकलता है एक कंसेप्ट मल्टीप्लायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजन होती है मल्टीप्लायर को समझने के लिए, तो आज आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। कहना क्या चाहता है मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर ये बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की जाती है तो इनकम में कितना इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट भी कह सकते हो इनकम को, इंक्रीज इन आउटपुट इज मैनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसके कहने का मतलब है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था और जो भी मैंने आउटपुट बेची उससे मुझे जो है प्रॉफिट हुआ लेट से 2000 रुपीज़ का, ठीक है, और मैंने अब इन्वेस्टमेंट डबल कर दी, 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए लगा दिए, तो प्रॉफिट लिहाजे से मेरा 4000 होना चाहिए, लेकिन 4000 ना होकर मान लीजिए ये 5000 हो गया। तो ये जो चेंजेस आया ना, जो चेंजेस आया इसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हम उसको समझते हैं। तो चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से मेरे आउटपुट में या मेरी इनकम में जो चेंज आ रहा है उसको कौन कैलकुलेट करता है? उसको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करता है, डिनोटेड बाय के, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा आई। और कई बार इसको उल्टा फुल्टा लिखा जाता है, चेंज इन आई डिवाइड बाय चेंज इन वाई लिखा जाता है, तो ये गलत फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी बता रखा है, इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 15 करोड़, 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मुझे इंक्रीज कर दी, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंसिक्वेंटली इनकम इंक्रीज बाय 60 करोड़। तो इसका मल्टीप्लायर क्या हुआ? तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी 15 करोड़ बढ़ाई, इनकम मेरी कितनी बढ़ गई 60 करोड़। तो मैं कह सकता हूँ मेरा मल्टीप्लायर क्या है? 4 है, 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो रहा है। अब मल्टीप्लायर और MPC के बीच का क्या रिलेशन है इसको हम समझ लेते हैं। कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हायर द वैल्यू ऑफ MPC द हायर मल्टीप्लायर। अब MPC क्या होता है? MPC मैंने आपको बताया था चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन I, यानी कि कंजप्शन में कितना चेंज हुआ इनकम के चेंज होने पर। तो मल्टीप्लायर भी इसी का इम्पैक्ट है। तो जैसे जैसे MPC इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है मेरा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता रहता है। और इसी को मल्टीप्लायर को लिखने का एक फार्मूला तो मैंने आपको बताया, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, बट दिस कुड बी रिटन एज वेल एज दिस वे, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। तो इसी के साथ ये पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। मैं इस इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया K इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं नॉर्मल इनकम निकालूँ तो इनकम क्या होती है? इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम में चेंज हो जाए तो चेंज या तो वो चेंज इन कंजप्शन के कारण होगा या चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण होगा। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो गया आपको। तो अगर मेरे को केवल ये निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंजप्शन घटा सकता हूँ। अगर चेंज इन इनकम में से मैं चेंज इन कंजप्शन घटा दूँ तो मेरे पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही तो आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर मुझे डेल्टा आई लिखना है
वहाँ पे मैं डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी भी लिख सकता हूँ। अब इसी फार्मूले के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है सेम, और जहाँ मैंने आई लिखना था उस आई की जगह मैंने जो है चेंज इन इनकम डिवाइड माइनस चेंज इन कंजप्शन लिख दिया। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। अगर इन्हीं तीनों चीज़ों को मैं कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दूँ, यानी तीनों को जो है चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दूँ, मतलब ऊपर वाले जो है चेंज इन वाई को भी चेंज इन वाई से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले चेंज इन वाई को भी चेंज इन वाई से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले चेंज इन सी को भी चेंज इन वाई से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। ये एमपीसी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये एमपीसी का ही फार्मूला है। तो आपसे पेपर में किसी भी तरीके से फार्मूला आ जाए, ठीक है जी, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेशन कुछ भी दे रखी हो, तो आप के को कैलकुलेट कर पाओ, मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर पाओ, इसलिए मैंने ये सारी की सारी इक्वेशन आपको समझा दी है। फर्दर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एम पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, और यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ एम पी सी ही तो लिखा है, तो अगर एम पी सी ना लिखकर मैं एम पी एस लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर में है, तो 1 डिवाइड बाय एम पी एस भी के का ही फार्मूला है। तो देखो कितने सारे फार्मूले निकल आए, आपसे ऑप्शन में दे देगा ये सारे फार्मूले और पूछेगा कि इसमें मल्टीप्लायर का एग्जैक्ट फार्मूला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन आई, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एम पी एस और एम पी सी सॉरी, और 1 डिवाइड बाय एम पी एस, ये तीनों के तीनों सही फार्मूले हैं मल्टीप्लायर के। कोई भी इक्वेशन आपको देके मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है और डायरेक्टली मल्टीप्लायर का फार्मूला भी पूछ सकता है। मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा। ध्यान से इस बात को याद रखिए, आप उल्टा मत इसको स्टडी करना कि इनकम में कितना चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट से। हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हो जाएगी तो इनकम में क्या चेंज आएगा, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। अब मल्टीप्लायर दो तरीके, जरूरी नहीं है कि वो फॉरवर्ड ही हो, वो बैकवर्ड भी हो सकता है। तो मल्टीप्लायर के दो एक्शन है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ये कहता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दूं तो मेरी इनकम में या आउटपुट में फॉरवर्ड एक्शन हो रहा है। अगर मैंने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी तो मेरी इनकम भी 10 रुपये से इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर मैंने इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज कर दी, 100 रुपये से डिक्रीज कर दी, तो मेरी इनकम भी 10 रुपये से डिक्रीज हो जाएगी। तो पीछे की तरफ भी जा सकता है, विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लगाई जा सकती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो फॉरवर्ड है, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होने से मेरी इनकम कम हो रही है तो वो बैकवर्ड है। तो ये बेसिक सी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या प्रोसेस होता है मल्टीप्लायर का, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहीं से भी इसको उठा लेते हैं। फिलहाल हम यहीं से देखते हैं कि मान लीजिए मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दिया। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से क्या हुआ, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। पहले मैं 100 यूनिट बना रहा था, अब मैं 200 यूनिट बना रहा हूँ। तो 200 यूनिट बनाने के लिए आपने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट में चेंज किया होगा। अब आपने 100 यूनिट बनाते थे तो उस पर प्रॉफिट होता था, अब 2000 यूनिट बनाते हो, सॉरी 1000 यूनिट बनाते तो उस पर एक सर्टेन प्रॉफिट था, अब 2000 यूनिट बना रहे हो उस पर भी एक सर्टेन प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट चेंज करी, उससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी। आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो जो फालतू पैसा आपके पास आया उसको आपने कहीं ना कहीं खर्च किया होगा, कंजप्शन की होगी। अब किसी से जहाँ भी आप कंजप्शन कर रहे हो वो कंजप्शन कहीं ना कहीं किसी की तो इनकम बनेगी। जैसे आपने जो पैसा एक्स्ट्रा कमाया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से आपकी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होने से आपका खर्चा इंक्रीज हुआ। तो जिस भी चीज़ के ऊपर आपने खर्चा किया है उस व्यक्ति की तो फिर से इनकम इंक्रीज होगी, और उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो उसने फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी। तो मल्टीप्लायर इस तरीके से जो है एक सुपर मैजिक की तरह वर्क करता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो उससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चा जो आपका बढ़ रहा है वो किसी ना किसी की फर्दर इनकम है, और वो इनकम फिर वो दोबारा वो यूज़ करेगा इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने में। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट जो है रोल प्ले करता है। जितना फास्टर मल्टीप्लायर हुआ उतनी इकोनॉमी जो है सटपट भागती नजर आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।